हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सावन का महीना, स्कूल कॉलेज के बच्चे सुबह 8:30 बजे सड़क के किनारे चले जा रहे थे। इतने घनघोर घटाओं के साथ जोर से पानी बरसने लगा और सभी लड़के लड़कियां पेड़ के नीचे, दुकानों के शेड के नीचे खड़े हो गए थे। उन्हें सबसे ज़्यादा डर किताब कॉपी भीगने का था। उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी जिसका नाम था चंदा, और वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। वह एक मोटे आम के तने से सटकर खड़ी थी। पेड़ का तना थोड़ा झुका हुआ था जिससे वह पानी से बच भी रही थी। लगभग 10 मिनट बाद पानी बंद हो गया और धूप भी निकल आई। एक लड़का जिसका नाम था वीर, वह भी कक्षा 6 में ही चंदा के साथ पढ़ता था। वहाँ पर कोई कन्या पाठशाला न होने के कारण लड़के और लड़कियां उसी सर्वोदय कॉलेज में पढ़ते थे। वीर बहुत गोरा व सुगठित शरीर का था, लेकिन चंदा बहुत सांवली थी। चंदा संगीत विषय लेकर पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था जो उसकी एक पहचान बन गई थी। कॉलेज के कार्यक्रमों में वह अपने मधुर स्वरों के कारण सभी की प्रिय थी। इसी तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और चंदा ने संगीत के कक्षा 10 तक काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी। वीर उसी की कक्षा में था और वह चंदा को देखता रहता था। कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की होती थी तो वीर उसे हल कर देता था। दोपहर इंटरवल में लड़कियों की महफिल अलग रहती थी और लड़कों की मंडली अलग, लेकिन वीर की नज़र चंदा पर ही होती थी। हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर चंदा कक्षा 11 में पहुंच गई थी और वीर भी कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में पहुंच गया था। शाम 3 बजे से 4 बजे तक संगीत की क्लास चलती थी तथा सभी बच्चों में सबसे होशियार और मेहनती चंदा ही मानी जाती थी। कक्षा 11 के बाद यानी कि 6 वर्ष में चंदा ने संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल कर ली थी, जिसे शहर और अन्य शहरों में स्टेज कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित की जाने लगी। माँ बीड़ादायनी ने चंदा को बहुत उम्दा स्वर प्रदान किए थे, जिसके कारण गायन में चंदा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता था। चंदा को कई सम्मानों से सम्मानित किया जाने लगा। अब तो जहाँ कहीं भी संगीत सम्मेलन होता, सबसे पहले चंदा आहूत की जाती। यदि शहर में कार्यक्रम होता तो वीर वहां चंदा को सुनने पहुंच जाता और चंदा कार्यक्रम देते समय एक नज़र वीर को जरूर देख लेती थी, मगर उसका अधिक सांवलापन उसके जहन को हमेशा झकझकोरता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंदा ने संगीत की प्रवीण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन इतना होने पर भी वह हर समय यही सोचती रहती कि मेरे माता पिता इतने सुंदर हैं, फिर भी काली कैसे पैदा हो गई। उसका रूप रंग न जाने किस पर चला गया। आज चंदा संगीत के चरम पर विराजमान थी। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में लगातार सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही थी। संगीत की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी गायिका कहलाने लगी थी। उसे आज भी याद है कि घर के बाहर खूबसूरत लॉन में बैठी धीरे धीरे न जाने क्या सोचते सोचते वह चाय का प्याला हाथ में लिए अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठी थी। मैम साहब, आपका पत्र आया है। अरे, आपने तो चाय पी नहीं। अब तो यह बहुत ठंडी हो गई होगी, लाइए दूसरी बना लाऊं। बिना उत्तर की प्रतीक्षा करे हर काका ने मेरे हाथ से प्याला लिया और पत्र मेज पर रखकर चले गए। मैंने देखा, वीर का पत्र था। चंदा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत लड़ चुका हूँ मैं अपने अहंकार से। अब मैं थक गया हूँ, हार चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं, पर तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही मेरे जीवन का मकसद रह गया है। बस उसी क्षण का इंतजार है, न जाने क्यों आओगी ना। पत्र पढ़ने के बाद चंदा के भाव शून्य आंखों में एक भाव लहरा कर रह गया। पत्र तहाँ कर उसने लिफाफे में रख दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर जैसा जिद्दी, अभिमानी और कठोर दिल इंसान भी इस तरह की बातें कर सकता है। जरूर कोई मतलब होगा। मेज पर पड़ी किताब के पन्ने हवा के झोंके के कारण फड़फड़ाते हुए एक तरफ होने लगे। जिंदगी के 15 वर्ष पीछे लौटना चंदा के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके आज पर 15 वर्षों की यादों का अतीत कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। सोचते सोचते वह आज भी नहीं समझ पाई कि माँ पापा तो खूबसूरत थे, पर उसकी शक्ल न जाने किस पर चली गई। पर माँ पापा उसे हमेशा हिम्मत बांधती थी कि कोई बात नहीं बेटी, ईश्वर ने तुझे रंग नहीं दिया तो क्या हुआ, तो अपने नाम को इतना विकसित कर ले कि सब तेरी चंदा करते न थकें। बस चंदा ने सचमुच अपने नाम को एक पहचान देनी प्रारंभ कर दी थी
उसने हुनर का कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, साथ ही ईश्वर की दी गई वो नियामत जिसे चंदा ने पाई थी, सुरीली आवाज़ जिसके कारण वह संगीत की दुनिया में लगातार सीढ़ियाँ चढ़ती गई और शास्त्रीय संगीत की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर की एक जानी मानी गायिका कहलाने लगी। उसे आज भी याद है कि अहमदाबाद का वो खचाखच भरा सभागार और सामने बैठे जादू संगीत पंडित रामशरण पाठक जी सितार पर उंगलियां थिरकते ही सदी हुई आवाज का जादू लगातार 1.5 घंटे तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। दर्शकों की तालियां और पंडित जी के वो वचन कि बेटी तुम बहुत दूर तक जाओगी, शायद आज उनकी वो बात सच हो गई। लेकिन उन दर्शकों में एक हस्ती जो नामी गिरामी लोगों में जानी जाती थी, देवाशीष जी, उनका खत एक दिन पिता के नाम पहुंचा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी सुपुत्री चाहिए जो साक्षात सरस्वती का ही रूप है। एक अंधा क्या मांगे दो आंखें, मेरे पिताजी ने बगैर कुछ समझे हाँ कर दी। शादी के समय मंडप पर बैठे उन्हें देखा था, एक सुंदर राजकुमार की तरह लग रहे थे। सभी परिवार के लोग मुझे मेरी किस्मत पर बधाई दे रहे थे, पर खुदा को कुछ और मंजूर था। वीर जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, शादी के बाद क्या उसी ही दिन अपने पिताजी से लड़ना कि कहाँ फंसा दिया इस बदसूरत लड़की के साथ। वीर घर पर नहीं रुके और पूरे आग बबूला होकर घर छोड़कर चले गए। मेरे सास ससुर ने सचमुच दिलासा दी। सुबह उठकर नहा धोकर बहू के सारे कर्तव्य निभाते हुए मैं भगवान भजन भी गाती रही। सास ससुर तो अपनी बहू की कोयल सी आवाज पर मंत्रमुग्ध थे, पर मैं कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को रो रही थी। वीर 15-20 दिन में कभी कभार आते थे, लेकिन मेरी तरफ रुख भी नहीं करते थे। बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर तुरंत निकल जाते थे। अब तो यह नियम सा बन गया था। मैं भी अपनी किस्मत को ही निर्णय मान लिया, लेकिन कहीं न कहीं वीर का इंतज़ार भी था। एक दिन मुझे चुपचाप बैठे देख ससुर जी ने कहा कि मैं तो एक बढ़िया सी खुशखबरी लाया हूँ। वो यह है कि एक संगीत आयोजन में विशेष प्रस्तुति के लिए तुम्हारे नाम का आमंत्रण आया है। पर बाबूजी, मुझे तो 2 साल हो गए स्टेज शो किए, अब डर लगता है, पता नहीं क्यों मैं आत्मविश्वास खो सा गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं गा पाऊंगी, चंदा ने कहा। तुम गा सकती हो मेरी बेटी, जरूर गाएगी और जाएगी। पिताजी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। बाबूजी के विश्वास से ही मैंने अपना रियाज शुरू कर दिया। बाबूजी घंटों मेरे साथ रियाज में मेरा साथ देते। वो दिन आ गए, खचाखच भरा वही सभासद। अचानक उसे याद आ गया कि उसी मंच से तो उसके जीवन में अंधेरा आया, लेकिन आज इसी मंच से तो उसके जीवन का नया सवेरा होने वाला है। कार्यक्रम के बाद दर्शकों की बेजोड़ तालियों ने एक बार फिर मुझे वो आत्मविश्वास भर दिया जो सालों पहले कहीं खो गया था। दूसरे दिन मैं अपनी तस्वीर अखबार में देख रही थी कि बाबूजी अचानक घबराते हुए आए और कहने लगे, बेटी जल्दी तैयार हो जाओ, वीर का एक्सीडेंट हो गया। चंदा के चेहरे पर कोई सिकन न उभरी, लेकिन अचानक हाथ सर की मांग में भरे सिंदूर पर गया कि यह तो वीर के नाम का है। मैं बाबूजी के साथ गाड़ी में बैठ गई। अस्पताल में शरीर पर कई जगह पर गहरी चोटों को लिए वीर बुरी हाल में डॉक्टरों की निगरानी में था। पुलिस ने मुझसे आकर पूछा कि आप जानती हैं इसके साथ कार में कौन था। मैं समझ नहीं पाई कि किसकी बात हो रही है। फिर थोड़ी देर में पता चला कि वीर की गाड़ी में जो मैडम थी उनको नहीं बचाया जा सका। पूरे 1 हफ्ते बाद जब वीर को होश आया तो आंखें खुलते ही उसने पूछा, मेघा कहाँ है? डॉक्टर साहब वह ठीक तो है ना, मेरी पत्नी है। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि उन दोनों का एक 5 महीने का बेटा भी है जो अभी नानी के यहाँ है। चंदा के सब्र का बांध टूट गया और उसमें इससे ज़्यादा कुछ सुनने की शक्ति न बची। 6-7 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बताया था। डॉक्टर ने वीर घर आ चुका था। चंदा वीर का पूरा ध्यान रखती, खाने पीने का, दवाई का, पूरी दिनचर्या के हर काम वह एक पत्नी की अहमियत से नहीं, इंसानियत के रिश्ते से कर रही थी। चेहरे पर पूरा इत्मीनान, कोमल आवाज़, सेवा, श्रद्धा, धैर्य, शालीनता, न जाने और कितने ही गुणों से भरपूर चंदा का वह रूप देखकर खुद अपने व्यवहार के प्रति वीर का मन आत्मग्लानि से भर जाता। इतना होने पर भी वही भाव शून्य व्यवहार। कितनी बार मन करा कि वो मेरे पास बैठे और मैं उससे बातें करूं, लेकिन वह सिर्फ काम से काम रखती, सेवा करती और मेरे पास बोलने की हिम्मत न होने के कारण शब्द मुंह में रह जाते। चंदा अपने कार्यक्रम के लिए बाबूजी के साथ भोपाल गई थी। वीर ने सोचा लौटने पर अपने दिल की बात जरूर चंदा से कह देगा और माफ़ी मांग लेगा। भोपाल से लौटने पर बाबूजी ने खबर दी
कि मेरी बहू का 2 साल तक विदेशों में कार्यक्रम का प्रस्ताव मिला है। अब मेरी बहू विदेशों में ही अपने स्वर से सबको आनंदित करेगी। एक दिन जब चंदा सुबह नहाकर निकली तो बीन ने कहा, मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकारता हूँ, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। कितना आसान होता है ना माफ़ी मांगना, पर जो सब कुछ इससे नहीं लौट सकता ना जो मैंने खोया है। जितनी पीड़ा है मैंने महसूस की है, इतने आंसू मैंने बहाए हैं, कितने कटाक्ष मैंने झेले हैं। क्या सच है उसकी बिसात, और फिर भी जो आपने किया यदि मैं करती तो क्या मुझे स्वीकारते? नहीं, कभी नहीं, बल्कि मुझे बदचलन होने का तमगा और तलाक का तोहफा मिलता। चंदा ने बिना कुछ कहे मन में सोचा। चंदा के कुछ न कहने पर उस समय तो वीर को मानो कट मार गया। वो अपनी ज़िंदगी की असलियत पर पड़ा पर्दा हटते देख रहा था कि वह कैसा था। इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा की, आपका एहसान उतारने के लिए। मैं वास्तव में एहसानमंद हूँ। आपने जितना अपमानित किया उतना ही अधिक अपने लक्ष्य के प्रति मेरा निश्चय दृढ़ हुआ है। अचानक चंदा की आवाज़ से वीर अपनी सोच से बाहर आया। चंदा एक आकर्षक अनुबंध के अंतर्गत विदेश यात्रा पर निकल गई, और अब जब कभी वह लौटती तो प्रायोजकों के द्वारा भेंट किए गए किराए के बंगले पर ठहरती, लेकिन कभी कभार बाबूजी से मिलने जरूर आती। एक एक दिन करके महीने और अब तो कई साल गुजर गए। सभी अपने आप में मस्त हैं, संगीत के अलावा कुछ नहीं सोचता चंदा को। अब तो वही उसके लिए प्यार, वही जीवन साथी, कार्यक्रमों की धूम, प्रशंसकों की भीड़, पूरे दिन व्यस्त रहती। मगर फिर एक रिक्तता थी जीवन में। रह रहकर वीर का ख्याल आता। दुर्घटना के पहले और बाद में वीर के साथ बिताए एक एक पल उसकी स्मृति में घुमड़ने लगे। लेकिन आज वीर की यह छोटी सी चिट्ठी पर, इतने छोटे से कागज पर, कम मगर कितने स्पष्ट शब्दों में बरसों की पीड़ा को सहजता से उकेर कर रख दिया। उसने आखिर कब तक अकेली रही? वह सब कुछ उसके पास, मगर वह तो नहीं है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। चंदा सोच में पड़ गई। बाबूजी भी बीमार चल रहे हैं, मिलने जाना होगा। अगले ही दिन चंदा ससुराल पहुंची। चेहरे पर टाँकों के निशानों के साथ वीर बहुत दुबला प्रतीत हो रहा था। बाबूजी को देखने के पश्चात जैसे ही चंदा दरवाजे के बाहर निकली, वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों पहले कहा गया बात फिर से लड़खड़ाती जुबान से निकल पड़ा। चंदा, क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? चंदा की निगाहें वीर के चेहरे पर टिक गईं। घबरा कर वीर चंदा का हाथ छोड़ने ही वाला था कि चंदा मुस्कुरा उठी। मजबूती से वीर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चंदा शर्माकर वीर के सीने से लग गई। आज उसके दीप्तिमान तेजोमय मुखमंडल पर जो मुस्कान आई, उसे लगता है वास्तव में आज ही उसके संगीत का रियाज पूरा हुआ और आत्म संगीत की वर्षा हुई, क्योंकि कल उसके जीवन का नया सवेरा जो आने वाला था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।